Hello class, welcome to a brand new lecture on dimensional formula and dimensional equation from the chapter Units and Measurement, class 11th. Okay, before that we have seen some few more important topics from this chapter Units and Measurement. So without wasting, let's start. डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. तो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट ए डिराइव्ड यूनिट ऑफ द क्वांटिटी. कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया. क्या बोल रहा है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको हम लोग किसके फॉर्म में लिखेंगे? बेस क्वांटिटीज के फॉर्म में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? उस फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करेंगे और डिराइव करके हम लोग क्या करेंगे? बेस क्वांटिटी के फॉर्म में लिखेंगे. बेस क्वांटिटी के हो सकता है पावर्स में लिखे या तो बेस क्वांटिटी में लिखने का तरीका. अब ये बेस क्वांटिटी क्या है? देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज एंड आर रिप्रेजेंटेड विथ स्क्वायर ब्रैकेट. कैसे लिखते हैं? हर एक बेस क्वांटिटी को हर एक ऐसे स्क्वायर के अंदर डालते हैं. क्या क्या है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये सब क्या होती है? ये सब बेस क्वांटिटीज होती है. मतलब बाकी कोई भी चीज़ हो उसको हम लोग को किस फॉर्म में लिखना होता है? हमको इन बेस फॉर्म के बेस क्वांटिटीज़ के फॉर्म में लिखना होता है. लेंथ का सिंबल L, मास का सिंबल M, टाइम का सिंबल T, इलेक्ट्रिक करंट जिसको एम्पेयर ऐसा यूनिट होता है उसका सिंबल A, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर के हम लोग केल्विन यूज़ करते हैं. लुमिनस इंटेंसिटी, ये जो CD लिखा है इसका मतलब क्या है? कैंडला. और सब्सटेंसेस को, कोई भी सब्सटेंसेस हम लोग कैसे मेजर करते हैं? मोल में मेजर करते हैं. अब सर एग्जांपल देके भी बता दो कैसे. जैसे कि हमें एरिया निकालना होता है. एरिया को क्या लिखते हैं हम लोग? लेंथ इनटू ब्रेथ. अब लेंथ का बेस क्वांटिटी क्या होगा? लेंथ का बेस क्वांटिटी L है ना. और ब्रेथ भी क्या है? ब्रेथ भी एक तरीके का लेंथ है, तो उसका भी बेस क्वांटिटी क्या होगा? L. तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? यहाँ से हमारा बेस क्वांटिटी आ रहा है L स्क्वायर. ओके. और कैसे सर? जैसे कि वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ क्या होती है? लेंथ भी एक तरीके का लेंथ ही है, ब्रेथ भी क्या है? एक तरीके का लेंथ है, और हाइट भी क्या है? एक तरीके का लेंथ है. ये एक एक फॉर्म के लेंथ है ना, सिर्फ नाम अलग अलग है. एक साइड को हम लोग लेंथ कहते हैं, एक साइड को ब्रेथ कहते हैं, एक साइड को हाइट कहते हैं, पर होते तो सब लेंथ ही है ना. लेंथ की फॉर्म है, मेजर करते हैं हम लोग सेंटीमीटर मीटर में, है ना. तो फिर इसका क्या आ जाएगा? इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? L3. ओके. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एंड डायमेंशनल इक्वेशन, the expression which shows how and which of the fundamental quantities represent the dimension of the physical quantity is called dimensional formula of a given quantity. तो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दूसरे बेस क्वांटिटीज में कैसे लिखी होती है या कैसे रिप्रेजेंट की हुई होती है. ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट की हुई होती है, उन रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं या डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं. जैसे एरिया में क्या था? एरिया में L स्क्वायर था. एरिया में L स्क्वायर था, है ना. वैसे ही वॉल्यूम में क्या होगा? वॉल्यूम में क्या हुआ हमारा? वॉल्यूम में L3 हुआ. तो इन सब को क्या करते हैं हम लोग? लिखने की कोशिश करते हैं मास, लेंथ और टाइम के सीक्वेंस में. मतलब M, L और T. तो यहाँ पे क्या है? एरिया का क्या है? सिर्फ L स्क्वायर है. मास यहाँ पे है क्या? नहीं है, जीरो कर देते हैं. टाइम यहाँ पे है क्या? जीरो कर देते हैं. और जो डिफरेंट 7 क्वांटिटीज़ है उनको इस बॉक्स के अंदर लिखते हैं. बेसिकली क्या है? यहाँ पे हमारा मास
लेंथ और टाइम, ये तीनों रिप्रेजेंट करने से हम लोग फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूले में ये ब्रैकेट के अंदर एम, एल और टी के पावर में हमको रिप्रेजेंट करना होता है कोई भी एक सब्सटेंस। ठीक है, जैसे कि सपोज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी को अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन आता है। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या, वेलोसिटी क्या है? तो पहले वेलोसिटी जान लेते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी या स्पीड कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक तरीके का लेंथ है और टाइम क्या है? टी है। तो फिर इसका वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया? m की पावर 0 क्योंकि कोई मास नहीं है, l की पावर 1 और t की पावर 1। ओके, तो यहाँ पे जब एक्सेलरेशन में पुट करेंगे तो वेलोसिटी की क्या आएगी? m, l का पावर 1, t का पावर 1 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? टाइम है, टाइम की पावर 1 है ना। ये जब ऊपर जाएगा, टाइम जब ऊपर जाएगा, सॉरी ये t की पावर -1 आएगी ना। ये क्या है? t का पावर है, t का पावर जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? t का पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? mlt-1। तो ये t का पावर 1 जब फिर से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आ गया? ये आ गया अपने एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, ऐसे ही हम लोग दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज का निकालना सीखेंगे। क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं? क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूज्ड इन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो है ये है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। F क्या है? F है हमारा फोर्स। ये m1 और m2 क्या है? मास है। और r क्या है? रेडियस है, या जिसको हम लोग डिस्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, आपने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा नहीं होगा अगर स्टार्टिंग के 11th क्लास में आप देख रहे हैं, तो ये आपको बहुत ही अजीब लगेगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया एकदम अचानक से, और इसका आप बोल रहे हो कि डायमेंशनल फार्मूला निकालो। इसका कैसे निकालेंगे? हमें तो पहले फार्मूला ही नहीं पता। तो आपको फार्मूला दिया जा सकता है कि पहले फार्मूला आपको दे देगा और उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना होगा। जैसे जैसे आप 11th क्लास को पढ़ेंगे और एंड के टाइम में जब आप फाइनल एग्ज़ाम्स देंगे तो आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? क्योंकि ये फार्मूला 11th क्लास के सिलेबस में है, आपको ये डेराइव करना पड़ेगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ से आया, क्या आया, इसके बारे में हम फर्दर क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग डायमेंशनल फार्मूले के बारे में ध्यान रखते हैं। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो हमें जी निकालना है, तो चलो जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। इसमें कोई शक? तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? कोई भी ऐसा दिया हो तो उनका ऐसा यूनिट लिखिए। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। ओके, इनटू रेडियस किस में लिखते हैं हम लोग? मीटर में लिखते हैं। ओके, मास को हम लोग किस में लिखते हैं? केजी में लिखते हैं, इनटू केजी। ये हमने ऐसा यूनिट में लिख लिया। सबसे पहला काम क्या करना है? हमें जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें दी हो उनको ऐसा यूनिट में लिखना होता है, तो हमने लिख दिया। अब न्यूटन जो होता है, न्यूटन किससे बना होता है? और छोटा देखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन से बना होता है ना। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो हमारा मीटर स्क्वायर ही रहा, अपॉन नीचे क्या है हमारा? केजी का स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन और किससे बना?
सिंपल सिंपल। देखिए मास किसी चीज़ से नहीं बना, मास क्या है आपका एक बेस क्वांटिटी है ना, तो इसको और फर्दर नहीं तोड़ सकते, बट एक्सेलरेशन को तोड़ सकते हैं। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इनटू मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। है ना। अब यहां पे फर्दर कर रहे हैं, G इक्वल्स टू मास क्या होता है, मास को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मास क्या होता है हमारा, केजी होता है, केजी कह लें, केजी हमारा ऐसा यूनिट है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, उसको भी फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। चलो पहले डिवाइड ही करते हैं। मास को क्या है, यहाँ पे मास ना लिख के मैं केजी कर लेता हूँ। चलो केजी, तो यहाँ से 1 केजी से 1 केजी मैंने काट दिया, तो क्या बचा, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को और मैं तोड़ सकता हूँ क्या, चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ मैं, डिस्टेंस बाय टाइम। तो नीचे क्या था, टाइम था, है ना, तो डिस्टेंस बाय टाइम करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम का स्क्वायर हो जाएगा इनटू क्या बचा है मेरे पास, मीटर का स्क्वायर अपॉन केजी बचा है ना। ऊपर क्या है, मीटर का स्क्वायर इंटू केजी बचा हुआ है। अब हम लोग लिखते हैं बेस क्वांटिटी के फॉर्म में। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो डिस्टेंस भी क्या होता है, मीटर होता है। डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड का स्क्वायर इनटू केजी। अब मीटर क्यूब बाय सेकेंड स्क्वायर इनटू केजी। ओके, अब ये हमारे पास ऐसा यूनिट के फॉर्म में आ गया सब कुछ, है ना। अगर ये हमारे पास ऐसा यूनिट के फॉर्म में आ गया, अब हम लोगों को बेस क्वांटिटी के फॉर्म में लिखना है। बेस क्वांटिटी क्या था, मीटर के लिए, जब ऐसा यूनिट मीटर हो मतलब लेंथ हो, उसके लिए हमारे पास बेस क्वांटिटी क्या था, लेंथ, तो लेंथ का क्यूब, है ना। ओके, टाइम के लिए हमारे पास क्या था, टी था, टी का क्या है, स्क्वायर, और मास के लिए मतलब केजी के लिए क्या था हम लोग, एम, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, G इक्वल्स टू एम की पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, -1, L का क्या है, क्यूब, और टाइम का क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो -2। तो यहाँ से क्या आया, G का या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m टू द पावर -1 L क्यूब t टू द पावर -2। ठीक है, समझ में आया। रिपीट करूँ फिर से, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, फॉर्मूला लिखना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने लिख दिया। F इक्वल्स टू क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेर दिस F indicates force, m1 m2 mass and r is the radius or distance between those two masses, और G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फार्मूला हमें निकालना है। तो हमने लिख दिया G इक्वल्स टू F इंटू आर स्क्वायर m1 m2। फिर हमने क्या किया, हमने ऐसा यूनिट के फॉर्म्स में लिखा। न्यूटन का फोर्स का क्या होता है ऐसा यूनिट, न्यूटन, रेडियस का क्या है, मीटर का स्क्वायर, और नीचे मास मास मतलब केजी का स्क्वायर। फिर मैंने न्यूटन जो कॉम्प्लेक्स चीज़ था उसको और ब्रेक किया। न्यूटन को क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर हमारे पास पहले से ही था, मास को मैंने अलग निकाल दिया। एक्सेलरेशन को फर्दर मैं किस सिंपल फॉर्म में तोड़ सकता हूँ, एक्सेलरेशन को फॉर्म में लिख सकता हूँ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना। तो मैंने लिख दिया चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। यहाँ पे 1 केजी को नीचे का जो केजी स्क्वायर था उसको उससे काट दिया।
अब क्या किया मैंने, चेंज इन वेलोसिटी को फर्दर मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा। किस सिंपल फॉर्म में लिखा, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और एक नीचे पहले से टाइम था, इसीलिए क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, इनटू क्या बचा हुआ था, मीटर स्क्वायर अपॉन केजी, मीटर स्क्वायर अपॉन केजी। फिर सारी चीज़ों को मैंने क्या किया, सिंबॉलिक फॉर्म में किया, ऐसा यूनिट के सिंबॉलिक फॉर्म में। डिस्टेंस को किस सिंबल फॉर्म में यूज़ करते हैं, एम, मीटर में। मीटर स्क्वायर पहले से ही था। टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस स्क्वायर से, इंटू के जी। तो ऊपर क्या बना, एम क्यूब एस स्क्वायर इंटू के जी। अब इनका जो बेसिक क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, जैसे पहले हम लोग पढ़े थे ना, ये देखिए क्या होता है, बेस क्वांटिटीज क्या होती है, लेंथ के लिए m होती है, मास के लिए m होती है, और टाइम के लिए t होती है। इन फॉर्म में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मास के लिए m, नीचे जो kg था उसको m लिख दिए, s को टाइम से रिप्रेजेंट कर दिए, और जो हमारा लेंथ था, मीटर था, उसको l से रिप्रेजेंट कर दिए। तो फाइनली हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या आया फॉर्मूला, m के पावर -1 L क्यूब टी की पावर -2। ओके, अब और ऐसे ही देखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब ये क्या है, ये भी एक तरीके का एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल फॉर्म में, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब ये वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, है ना, इनटू ये क्या हो जाएगा, 1/टाइम, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का क्या होता है, सेकेंड का स्क्वायर। मीटर को क्या बेस क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, यहाँ पे मास है क्या, नहीं है, तो m की पावर क्या हो गई, 0। फिर क्या आता है, l आता है। यहाँ पे मीटर का बेस क्वांटिटी क्या है, लेंथ, तो पावर में 1। टाइम का क्या है, t, बेस क्वांटिटी किससे लिखते हैं, t से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे नीचे 2 है, t नीचे क्या है, स्क्वायर है, मतलब ऊपर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, m की पावर 0, l t -2। तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या सिंपल एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होगा, या डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टी -2, एम की पावर 0 एल टी -2 या एल टी -2। ओके, या हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अगर आपको ऐसा यूनिट पता है, ये तो मैंने आपको डिराइव करके बताया कि कॉम्प्लेक्स चीज़ को कैसे सिंपल करना है। अगर आपको पता है कि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, ए इक्वस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बस आपको सीधा सीधा पुट कर देना। मीटर का क्या होता है, बेस क्वांटिटी लेंथ होगा, तो वहाँ पे एल पुट कर दीजिए, और टाइम का क्या होगा, सेकेंड जैसे लिखते हैं ऐसा क्वांटिटी, तो वहाँ पे बेस क्वांटिटी क्या होगा हमारा, टी, टी से रिप्रेजेंट करते हैं बस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी अभी हमने एक्सेलरेशन का निकाला है, मास का क्या लिखेंगे, केजी, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से, और एक्सेलरेशन क्या था, अभी एक्सेलरेशन क्या था, एल की पावर 1 टी की पावर -2, वही था ना, देख लें, ये देखो यही था एक्सेलरेशन का, क्या है, एम की पावर 0 एल की पावर 1 टी की पावर -2। तो एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -2। तो टोटल क्या हो जाएंगे, ये जब होती हैं ऐसे तो इनका जो पावर होता है वो ऐड हो जाती हैं, मतलब क्या हो जाएगा, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2, है ना। तो फोर्स का ऐसे याद रखना कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, mlt -2। ओके, mlt -2, या मास इंटू एक्सेलरेशन या केजी मीटर पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट का या टेंशन का, दोनों का क्या होता है, एक ही तरीके के होते हैं। ये सब क्या है, बस फोर्स के तरीके हैं, थ्रस्ट कह लो, टेंशन कह लो, ये सब आगे 11th क्लास में आप और सीखेंगे।
अलग अलग नेम है, अलग अलग जगह पे यूज़ होता है, ये सब क्या है, फोर्स के ही फॉर्म है। तो फोर्स का ही अगर फॉर्म है, फोर्स का ही फॉर्म है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा, mL/T-2। ठीक है, ये जो फोर्स का है वही सेम क्या होगा, थ्रस्ट का, टेंशन का, ये सब क्या है, एक तरीके के फोर्स हैं, इसीलिए इनका भी क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। और ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन। डायमेंशनल फॉर्मूला mL/T-2 और ऐसा यूनिट न्यूटन। नेक्स्ट देखते हैं वर्क या एनर्जी का। वर्क या एनर्जी क्या होता है, वर्क का हम लोग क्या पढ़े हैं, वर्क और एनर्जी क्यों बोल रहे हो सर, क्योंकि दोनों ही सेम टाइप का होता है, कि वर्क का भी जो ऐसा यूनिट होता है, वर्क या एनर्जी, कहीं कहीं पे हमें क्या होता है, वर्क से एनर्जी कन्वर्शन होता है या एनर्जी से हमें वर्क मिलता है, इसीलिए इनका ऐसा यूनिट भी सेम है और साथ साथ में क्या है, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्क या एनर्जी का, जूल्स, जिसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला के लिए आपको क्या जानना होगा, इसका सिंपल फार्मूला जानना होगा, कि सिंपल फार्मूला क्या होता है, वर्क डन कब कहते हैं, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का मुझे फिर से डिराइव करके बताना पड़ेगा क्या, नहीं, फोर्स का भी अभी हमने देखा, क्या देखा, mL/T-2। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज ए काइंड ऑफ व्हाट, मास, लेंथ, टाइम, इट्स ए फॉर्म ऑफ लेंथ, है ना। हम लोग बताते कि इतना मीटर डिस्प्लेस हुआ या इतना सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ, हम लोग बताते क्या इतना केजी डिस्प्लेस हुआ, नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक टाइप का लेंथ है, और अगर लेंथ होगा तो उसकी बेस क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, mL/T-2 + 1, मतलब क्या हो जाएगा, mL/T-1। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एक तरीके का लेंथ हो जाएगा, तो लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा फॉर्मूला, mL²T-2, है ना। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेस या प्रेशर। तो स्ट्रेस या प्रेशर दोनों क्या है, सेम तरीके के। इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है सर, स्ट्रेस या प्रेशर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसे हम लोग प्रेशर कहते हैं या स्ट्रेस कहते हैं, ये अलग अलग टाइप का, प्रेशर अलग चीज़ होता है, स्ट्रेस भी अलग चीज़ होता है, बट दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का हमने देखा, निकाला mL/T-2, और नीचे क्या है, नीचे है लेंथ, लेंथ मतलब एरिया, एरिया का क्या होता है, mL², m की पावर भी 0, t की पावर भी 0, L² होते हैं ना, लेंथ होती है, एरिया क्या होता है, लेंथ स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला भी L²। तो इसको जब ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -2 ऊपर जाएगा, -2 ऊपर जाएगा ना, तो m l का क्या है, यहाँ पे +1 है, -2 है, और t की पावर तो -2 ही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, m l की पावर -1, t की पावर -2। समझ में आ रहा है, ये -2 क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो किसके साथ ऐड होगा, +1 के साथ होगा, तो 1 + -2, तो फिर क्या बनेगा, -1। तो यहाँ पे स्ट्रेस या प्रेशर का फॉर्मूला क्या आया, mL-1 T-2। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई एक
चीज़ खींचते हैं और वो खींचने से कुछ बड़ा हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, तो क्या हो गया, उसके लेंथ में चेंज आ गया और खींचने से पहले कितना था वो हम लोग देखते हैं। सपोज़ कोई एक 3 मीटर का कपड़ा था, मैंने उसको खींचा और खींचने के वो इलास्टिक टाइप का कपड़ा था, थोड़ा सा बड़ा हो गया, 5 मीटर का बन गया, तो चेंज इन डायमेंशन कितना हो गया, 2 मीटर का हो गया। 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ओरिजिनल डायमेंशन कितना था 3, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ये हमारा स्ट्रेन कहलाता है। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो स्ट्रेन जब ऊपर भी सेम डायमेंशन मतलब चेंज इन डायमेंशन हो जाएगा, नीचे भी सेम टाइप का डायमेंशन होगा। अगर लेंथ में चेंज हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि 3 मीटर से 5 मीटर हो रहा है, तो ऊपर भी लेंथ और नीचे भी लेंथ, तो फिर ये लेंथ लेंथ कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा जिसकी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ऊपर भी सेम यूनिट नीचे भी सेम यूनिट, जब डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये सब आपको सुनने में अभी अजीब लग रहा होगा, आपको फाइनल एग्जाम से पहले ये सब अजीब लगना बंद हो जाएगा, ये सब आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अभी बस याद रख लो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस का हमने अभी अभी निकाला था ना, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसका ऐसा यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। चलो यूज़ करते हैं, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। और स्ट्रेन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, मतलब m की पावर भी 0, l की पावर भी 0 और t की पावर भी 0। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की भी क्या आ गई, जो स्ट्रेस की डायमेंशनल फॉर्मूला है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस का क्या होगा, स्ट्रेस का होगा ना फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स का क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। जैसे इनका था, स्ट्रेस का ही क्या था, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, वही सेम चीज़ इसका भी होगा, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का भी होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेन का तो कोई यूनिट ही नहीं है, इसीलिए जो स्ट्रेस का यूनिट होगा वही कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की भी होगी। इसके बाद हम लोग जानते हैं वेवलेंथ के बारे में। वेवलेंथ क्या होता है, नाम में क्या आ रहा है, लेंथ आ रहा है, वेव का लेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है, लेंथ ऑफ वन वेव। लेंथ ऑफ वन वेव को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। मतलब ये किस तरीके का है, ये एक तरीके का डिस्टेंस है ना। तो अगर डिस्टेंस होगा तो उसकी बेस यूनिट क्या होगी, लेंथ l, तो उसको डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m की पावर 0 l और t की पावर भी 0, मतलब l, है ना। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी वेवलेंथ की, ऐसा यूनिट, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, सिंपल। नेक्स्ट जानते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आप एक सेकेंड में कितना वाइब्रेट हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट हो रहा है, कितनी बार वाइब्रेट हो रहा है, मतलब ये एक तरीके का नंबर है। ऊपर अगर कोई भी नंबर होता है तो नंबर की कोई यूनिट होती है क्या, नहीं, तो फिर नीचे वाले की यूनिट होगी, तो नीचे वाले की यूनिट क्या होगी, सेकेंड्स की। ऐसा यूनिट क्या हो, मतलब सेकेंड्स का डायमेंशनल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी क्या होती है, टी होती है। तो फिर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर माइनस में 1, या सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी का पावर -1। ऐसा यूनिट क्या आएगा, ऐसा यूनिट क्या आएगा, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये सेकेंड ऊपर जाएगा ना तो सेकेंड इनवर्स, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं, हर्ट्ज, HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्लैंक्स कांस्टेंट।
प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एनर्जी, एनर्जी E इक्वल्स टू लिखते हैं हम लोग H इंटू न्यू, वेर E इज द एनर्जी एंड न्यू क्या होता है? न्यू होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। है ना? ये देखिए फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको क्या कहते हैं? न्यू कहते हैं। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, ये सारे फॉर्मूलेस हमको पढ़ने को मिलते हैं। तो एनर्जी E इक्वल्स टू क्या होता है? एच न्यू। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है? एच निकालना है। एच क्या होगा? E बाई न्यू। एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी का हमने निकाला था, देखिए वर्क या एनर्जी, इनकी यूनिट्स क्या होती है? सेम होती है। तो इसका क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ओके, लिखते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का अभी अभी हमने देखा, एल की पावर माइनस वन, एल की पावर माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये माइनस वन ऊपर जाएगा तो प्लस में वन हो जाएगा। तो ये प्लस वन जब यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मतलब माइनस टू प्लस वन, तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। कोई डाउट प्लैंक्स कांस्टेंट में? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगल पर यूनिट टाइम, या एंगल को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से, और टाइम क्या होता है हमारा? सेकेंड्स में, है ना? तो यहाँ पे क्या है? टाइम का कोई एंगल का कोई बेस क्वांटिटी है क्या? मतलब डायमेंशनल क्वांटिटी है क्या? नहीं है। हमने टेम्परेचर के लिए देखा था, हमने कोई सब्सटेंस के लिए देखा था, हमने करंट के लिए देखा था। ये जो 7 बेस क्वांटिटी है ना, 7 बेस क्वांटिटी को याद करके रखना, और उनके जो सिंबल्स हैं। देखिए एंगल के लिए कुछ था क्या? एंगल के लिए कुछ था क्या? नहीं था। देखिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। यहाँ पे कहीं एंगल मेंशन है क्या? नहीं। तो फिर एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। तो एंगल को हम लोग नहीं लिख सकते, तो हमारे पास बचा क्या? टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? तो टाइम किस में हो जाएगा? टाइम को टी से। तो यहाँ से हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया? एम कोई नहीं है, लेंथ भी नहीं है, सिर्फ टाइम क्या है? माइनस में है, मतलब डिवाइड में। इसका एसआई यूनिट क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी का? एसआई यूनिट एंगल का क्या है? रेडियन पर सेकेंड। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी की एसआई यूनिट है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है? ओम्स लॉ से जानते हैं ना हम लोग, V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो R इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? V बाई आई। ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं हम लोग, और करंट कैसे लिखते हैं? करंट को तो हमने पता चल गया कि एम्पेयर से रिप्रेजेंट करना है, ए से रिप्रेजेंट करना है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या था हम लोग का? पोटेंशियल डिफरेंस हमारा था, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा? वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्या देखें? क्लास 10th में देखिए, याद कीजिएगा। ईएमएफ, ईएमएफ को हम लोग क्या लिखते थे? V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, वेयर डब्ल्यू इज द वर्क डन एंड क्यू इज द चार्ज। और Q कहाँ से आ सकता है? Q इक्वल्स टू क्यू बाई टी इक्वल्स टू क्या होता है? I होता था। करंट क्या होता है? करंट होता है रेट ऑफ चार्ज फ्लो, है ना? Q बाई टी। तो यहाँ से Q इक्वल्स टू क्या आएगा? I इंटू टी, है ना? I का क्या है? I है एम्पेयर, और टाइम किससे? T से, AT एट। और वर्क डन का हम लोग क्या निकाले हैं? देख लेते हैं वर्क डन का क्या निकाले हैं अभी अभी हम लोग। वर्क का है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू।
चलो पुट करते हैं। तो यहाँ से v इक्वस टू क्या आएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और q का क्या है, a इंटू टी। अब ये t ऊपर जाएगा तो -2 के साथ ऐड होगा, -2 -1 मतलब एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 और a का पावर -1। तो ये किसका आ गया, ये v का आ गया। चलो v में पुट कर देते हैं, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 a की पावर -1। यहाँ पे a फिर से ऊपर जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 a का पावर -2। ओके, तो ये क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है ओम, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, सबका बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, तो आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहले क्या करना है, जो आपको बेसिक फार्मूला पता है उसको लिखिए। अगर उसके अंदर भी कोई कॉम्प्लेक्स फार्मूला लिखा हुआ है, जैसे फोर्स में एक्सेलरेशन था, तो एक्सेलरेशन को और बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, उस तरीके से लिखिए। अगर उसमें भी कुछ है, जैसे वेलोसिटी था, उसको और सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, उस तरीके से लिखिए। तो सारे जब एकदम बेसिक फॉर्म में आ जाए, उनके एसआई यूनिट्स को लिखिए, उनको जो हमारे बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, बेसिक क्वांटिटीज़ के फॉर्म में लिखिए। वो जैसे जैसे पावर में आ रहा है उस पावर में रिप्रेजेंट कर दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। मैंने जितना भी डायमेंशनल फार्मूला कराया है, इनको अगर आप देख के जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इनसे बाहर आने के चांसेस बहुत कम हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछता है ऐसे, चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, हमें ये देख के बताना है। अगर आपको ये चेक करना है, LHS उठा लेते हैं। LHS में क्या है, m इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। m क्या है, मास, और v स्क्वायर क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की क्या होती है, LT -1, है ना। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो LT -t। इसका करेंगे हम लोग स्क्वायर, तो करेंगे तो क्या आएगा, m, l का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और t का भी क्या हो गया, -2 हो गया। तो LHS का क्या आया, m l स्क्वायर t -2। अब करते हैं RHS का। RHS क्या है, m क्या है, m है हमारा मास, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन, इसका क्या है, ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, LT -2 इंटू h क्या है, h है हमारा हाइट। हाइट इज ए फॉर्म ऑफ लेंथ, तो फिर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, m l स्क्वायर t -2। LHS RHS के बराबर है क्या, हाँ सर बराबर है। तो फिर अगर LHS और RHS की डायमेंशनल क्वांटिटी सेम है तो ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये क्या है, ये डी ब्रॉगली का वेवलेंथ है। वेवलेंथ इक्वेशन क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m न्यू, है ना। h क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, है ना। m क्या है आपका, m क्या है, मास, और लैम्डा तो दिया ही है कि वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ का या लैम्डा का क्या होता है ऐसा यूनिट, लेंथ। वेवलेंथ क्या है, एक तरीके का लेंथ है, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, L। सॉरी, डायमेंशनल इक्वेशन में क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला L। तो हमें LHS का तो पता चल गया कि L होगा, यही RHS का निकल जाए तो बात बन जाए। तो h अपॉन m इंटू न्यू,
एच क्या होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है, ये देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन अपॉन मास का क्या होता है एम, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या होगा टी टू द पावर माइनस वन, यही होता है ना प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, सॉरी ये यहाँ पे ये इक्वल्स टू एच न्यू नहीं, एच इंटू वी है, वी क्या होती है आपकी वेलोसिटी है। तो फिर ये क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा m की पावर ज़ीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ऊपर प्लस वन है नीचे माइनस वन है, l का क्या है टू माइनस वन दैट इज़ वन, और t का क्या हो जाएगा माइनस वन, और ये माइनस वन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, तो t की पावर भी ज़ीरो हो जाएगी, तो भी इसकी यूनिट क्या आ जाएगी l आ जाएगी। तो फिर एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस कंसिस्टेंसी प्रूव्ड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी ये क्या है, वेलोसिटी है v इक्वल्स टू टू इंटू जी, जी क्या है हमारा, जी सबसे पहले हम लोग निकाले थे ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या है हमारा, m है हमारा मास, और r क्या है हमारा रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ होता है स्पेशली, एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए निकालो या दूसरे प्लैनेट के निकालो तो उसका रेडियस लेते हैं। तो वेलोसिटी एलएचएस में वेलोसिटी है, तो एलएचएस का तो वेलोसिटी का तो कोई टेंशन ही नहीं है, वेलोसिटी का क्या होगा एल टी माइनस वन मीटर पर सेकेंड, है ना वही होती है। अब आर एच एस देख लेते हैं, आर एच एस, आर एच एस में क्या है टू इंटू जी एम अपॉन आर का पावर कितना है वन बाई टू, यहाँ पे पावर का ध्यान रखिए, जो पावर होगा वो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कांस्टेंट्स का तो कोई बात नहीं है, कांस्टेंट को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये जो पावर होता है ये आपके डायमेंशनल फॉर्मूले के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे जी का क्या होता है हम लोगों के पास, जी हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने वही डिराइव किया था, क्या डिराइव किया था m की पावर माइनस वन एल क्यूब टी की पावर माइनस टू, यही डिराइव किया था। आर को मैंने क्या कहा रेडियस है, रेडियस की क्या होता है एक तरीके का लेंथ होता है, और m क्या है हमारे पास m मास है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको पुट करते हैं, ये क्या हो गया m की पावर माइनस वन एल का क्यूब टी का पावर माइनस टू अपॉन, है ना साथ में क्या है m है m अपॉन l, तो ये माइनस एल जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा थ्री माइनस वन, एम का माइनस वन प्लस वन, ये वो जो एम है इसको मैंने प्लस कर दिया, एल का क्या होगा थ्री माइनस वन, ये माइनस वन का पावर क्या हो जाएगा माइनस वन में आ जाएगा, और टी का पावर क्या हो जाएगा माइनस टू, तो m की पावर क्या हो जाएगी m की पावर ज़ीरो हो गई, l की पावर क्या हो गई टू हो गई, और t का पावर क्या हो गया t का पावर माइनस टू, है ना, और पूरे के पावर क्या है वन बाई टू, अब वन बाई टू के साथ जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा l की पावर टू इंटू वन बाई टू प्लस माइनस टू इंटू वन बाई टू, तो यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास एल टी माइनस वन, है ना, हेंस एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस।
ये जो ऊपर का पावर रहता है या होल का पावर रहता है उसको हमें क्या करना पड़ता है, अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वही अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल टी माइनस वन। सो फिर ये क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। नेक्स्ट देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है। बोला है कंसिडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच टू ए स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, एक सिंपल पेंडुलम मान लेते हैं जो जिसके साथ क्या एक बॉब अटैच्ड है और जो हिल रहा है, क्यों, ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी के कारण। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, ये जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट द प्लेस। इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, हमें अगर इन्वर्सली नहीं दिया है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, डायरेक्टली मान लेते हैं। तो हमें क्या बोला है, सिंपल पेंडुलम अटैच दैट ऑसिलेट्स अंडर द ऑक्सीलेट, सपोज द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन मतलब टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है आपका, प्रोपोर्शनल है किस पे, मास पे, हमें नहीं पता, और किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, और ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी। इसका पावर हमें नहीं पता तो हम लोग ए दे देते हैं, लेंथ का भी नहीं पता बी दे देते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी हमें नहीं पता सी। ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लेट दैट बी के एल की पावर बी एंड जी की पावर सी। अब हमें क्या करना है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। अब हमें कुछ नहीं पता, अब हमें क्या करना है, डिराइव करना है। डिराइव कैसे करेंगे, एल एच एस इक्व टू आर एच एस, सिंपल। तो यहाँ पे क्या है, आर एच एस इक्व टू क्या है, एच आर एच एस है हमारा टाइम, सिंपल, टी, सिर्फ टी, है ना। अब जो भी झमेला है हमारे इस साइड है, मास एम, है ना, ये किसके लिए है, लेंथ के लिए है, ओके। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी के लिए, है ना। तो इनको क्या करेंगे, इनको हम लोग पुट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। आर एच एस में क्या है, एम का पावर है क्या, नहीं है, एल का पावर है क्या, नहीं है, टाइम का पावर है क्या, हाँ, सिर्फ टाइम ही एक है। इस साइड क्या है, इस साइड एक कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का, जो कोई मतलब का नहीं है, अभी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा हम लोगों को। तो चलो हटा देते हैं कंफ्यूजन हटाने के लिए। इस साइड क्या है, मास है, तो मास का m है, ओके। और किस पे डिपेंड कर रहा है, पावर इसकी a है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, मतलब l की पावर b है, और एल टी माइनस टू, और इसका पावर क्या है, c है, ए बी सी, यही माना था ना, डिपेंड ऑन मास, तो मास का पावर हमने माना था a। लेंथ हमें भी नहीं पता कि लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, या सिंपल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, हमें नहीं पता, इसीलिए लेंथ का पावर क्या मान लिया हमने, b मान लिया। वैसे ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पावर क्या मान लिया, c मान लिया। अब इनका हमने क्या लिखा, बेस क्वांटिटी लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, एम ए, और कहीं पे है क्या, नहीं है, एल बी प्लस सी। ये प्लस सी क्यों, देखिए यहाँ पे एल का भी पावर क्या है, सी आएगा, तो जब रिप्रेजेंट करेंगे तो बी प्लस सी, और टी का पावर क्या आएगा, माइनस टू सी, यही आया, है ना। m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। तो यहाँ से जब हम लोग एल एच एस इक्व टू आर एच एस करेंगे, मतलब इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग बोथ साइड्स ऑफ m l एंड t, तो हमें क्या मिलेगा, a का पावर क्या है, 0, b प्लस c क्या है, वो भी 0 है, c क्या है, माइनस टू सी है ना, माइनस टू सी की वैल्यू क्या है, 1 है, तो c का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 1/2। अब अगर c का वैल्यू माइनस 1/2 है तो b का वैल्यू क्या आएगा, 1/2 आएगा, आएगा, कोई कंफ्यूजन, माइनस टू सी इक्वस टू क्या आएगा, इस साइड 1 है ना,
तो फिर माइनस टू सी इक्वस टू वन और सी की वैल्यू क्या आ गई -1/2। बी प्लस सी इक्वस टू क्या है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो बी का वैल्यू आया -1/2, सी का वैल्यू आया -1/2 और ए का वैल्यू आया 0। मतलब ये जो टी का हम लोग निकाल रहे थे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m इक्वस टू 0, मास पे डिपेंड ही नहीं करेगा, लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा 1/2 और g पे कैसे करेगा -1/2, है ना। और सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, k l/g, है ना। g और l क्या है, स्क्वायर रूट में है और l ऊपर है और g क्या कर रहा है, नीचे है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि पेंडुलम का ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करेगा, k इक्वस टू l/g। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला निकल गया कि सिंपल पेंडुलम ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब करता है तो उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, t इक्वस टू k √l/g, वेयर l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होता है एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। और हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, तो हमको k की वैल्यू क्या मिली थी, 2 पाई मिलती है। और इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग कि t इक्वस टू 2 पाई √l/g। ये फॉर्मूला भी हमको आगे चल के पढ़ना है, t इक्वस टू 2 पाई √l/g। तो ये था आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग डायमेंशनल फार्मूला के बारे में पढ़े हैं, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आएगा वो चीज़ देखे हैं, है ना। इस सेक्शन में अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ग्रो करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।